बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सर्वाइकल डिस्क बल्ज। रीढ़ की हड्डी के जो ऊपर वाले मोहरे हैं उनमें होने वाली डिस्क बल्ज को आज हम वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस कंडीशन के बारे में डिटेल से पता चल सके। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक्चुअली एक सिंगल हड्डी नहीं है। ये मोस्टली इतने सारे रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रास जो हैं जिनको हम आम जुबान में रीढ़ की हड्डी के मोहरे कहते हैं, इनके जुड़ने की वजह से ये एक हड्डी बनती है। वो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा जो कि हमारे सर के निचले हिस्से से शुरू होता है और हमारी गर्दन तक जाता है, यहाँ तक, इसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके अंदर टोटल 7 वर्टिब्रास होते हैं और ये सर्वाइकल वर्टिब्रास मोस्टली आपको इस तरह की करंट की तारें देते हैं जो कि आपके बाजू को और गर्दन के पट्टों को करंट सप्लाई करती हैं, जो कि हराम मगज से लेके आती हैं। कभी कभी होता ही है कि हमारे गलत तरीके से बैठने की वजह से हमारा पुअर पोस्चर अगर हो, इस तरह से अगर हम अपनी गर्दन को आगे करके बैठते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले मोहरे हैं जो कि सर्वाइकल हमारे रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रास हैं, इनके बीच में प्रेशर इस तरह का क्रिएट होता है कि इनके दरमियान में मौजूद डिस्क वो स्लिप हो जाती है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, पहले तो मैं आपको बेसिक आपको बताऊं कि सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं कौन से। ये जो मैंने आपको बताया ना कि सर के निचले हिस्से से शुरू होते हैं और पीछे तक आते हैं। ये C1 से लेके C7 तक होते हैं। C1 का दूसरा नाम एटलस होता है, C2 का दूसरा नाम एक्सिस होता है, फिर C3, C4, C5, C6 और C7 ये डिफरेंट वर्टिब्रास होते हैं। अब देखें इनके बीच में अल्लाह ने बीच में डिस्क इस तरह की रखी है कि ये जब हम मूवमेंट करें तो ये आपस में रगड़े ना। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी रगड़ ना खाने की वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होती। जब इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होती है तो ये नोकदार नहीं होते हैं, जिसको हम ऑस्टियोफाइड्स फॉर्मेशन कहते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि जब हम गलत तरीके से बैठते हैं तो ये जो बीच में आपको नज़र आ रही है ना वाटर सी शेप की, कलर की, ये मोस्टली स्लिप हो जाती है। इसके स्लिप होने की वजह से हमारी करंट की तारें जो वो दब जाती हैं। अभी ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये हम देख रहे हैं साइड से। अब हम इसी चीज़ को देखेंगे ऊपर से, ऊपर वाली साइड से जब हम देखेंगे तो हमें इस तरह की पिक्चर नज़र आएगी ये। अब होता ये है कि ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रही थी ना, अब ये आप सेंटर में इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब ये इसके अंदर कंडीशन में ये होता है कि ये जो बीच में आपको रबड़ नज़र आ रही है ना, ये जो डिस्क नज़र आ रही है, ये हो जाती है स्लिप। इसके स्लिप होने से ना ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आता है प्रेशर। इसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से ये येलो कलर जहाँ जहाँ पे सप्लाई करता है वहाँ वहाँ पे आपको या सुनपन आता है या फिर आपको पेन आती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पे सप्लाई करता है? इसी से ही तो डायग्नोसिस होता है, इसी से तो तशखीस बनती है कि आपके कौन से वाला वर्टिब्रा है जो जिसके अंदर पेन हो रही हो। C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, कौन सा है? इसका तरीका ये होता है, इनको कहते हैं डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स। डर्माटोम्स होते हैं जो कि आपके सुनपन के बारे में बताते हैं, ठीक है। जो C4 है ये कॉलर रीजन को, C5 लेटरल शोल्डर को यानी कि कंधे की बाहर वाली तरफ को, फिर C7 अंगूठे को, C6 जो अंगूठे को, इसी तरह से C8, T4, T7, ये सारे ये अब थोरेसिक शुरू हो गए हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली कवर करें सर्वाइकल को। इसी तरह से होते हैं मायोटोम्स। ये तो थे आपके सुनपन को बताने के लिए। अब जो मायोटोम्स होते हैं ना, ये बताते हैं आपके पट्ठों के बारे में। पट्ठों के बारे में कैसे बता सकते हैं? जो हमारा C5 है ये बताता है कि हमारे जो डेल्टॉइड मसल हैं ये जो साइड के ऊपर लगे हुए होते हैं यहाँ पे एबडक्टर्स के लिए, इन पट्ठों को सप्लाई करते हैं। जो C6 है ये हमारे एल्बो फ्लेक्शंस को सप्लाई करते हैं। C7 एक्सटेंशन को, बाजू की बैक साइड को सप्लाई करते हैं। इस तरह से आपको डॉक्टर जो डायग्नोज कर लेते हैं कि इनके फलां रीढ़ की हड्डी के मोहरे के बीच में जो डिस्क है ना वो ख़राब हो गई है, ठीक है। ये डायग्नोसिस का तरीका होता है। आपसे अक्सर पूछते हैं कि आपके बाजू की दर्द कहाँ जाती है, बैक साइड पे जाती है, साइड पे जाती है, आगे जाती है, कहाँ जाती है, ठीक है। अब इसमें अब इसको एक टर्म बोली जाती है जिसको कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी मतलब होता है कि आपकी गर्दन से निकलने वाला जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का स्पेसिफिक मतलब जो है कि आपकी गर्दन से निकलने वाली करंट की तार उसके ऊपर दबाव आया, उसकी वजह से जहाँ जहाँ पे पेन गई है या नमनेस गई है, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है मेडिकल में, इसको कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। अब सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी आपको C6 से
C6 रेडिकुलोपैथी है, C7 है, C8 है, C4 है, C3 है। सो ये आपकी कंडीशन और आपके सिम्टम्स देख के डिसाइड किया जाता है। सो अब अगर फ़र्ज़ करें कि किसी को डिस्क का इशू है, तो अब उनको साइंस किस तरह के आ सकते हैं, लाइक उन्हें क्या फ़ील हो सकता है। मसल स्पैज़म हो सकता है, पट्टों में अकड़ाव उन्हें फ़ील हो सकता है, हेडेक और माइग्रेन्स के साइंस आ सकते हैं, गर्दन में बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है उन लोगों के, और मोस्टली उनके टिंगलिंग, नमनेस और वीकनेस की फीलिंग्स उनको फ़ील होती हैं, और ज़रूरी नहीं सिर्फ हाथ के अंदर, बाजू के अंदर भी फ़ील होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मोस्टली डॉक्टर्स इसके अंदर इमोबलाइज़र जो वो लगा देते हैं, कि इमोबलाइज़ कर देते हैं, इसको रेस्ट दे देते हैं। बट इसके अंदर जो पेशेंट गलती करते हैं, वो एक दफ़ा इमोबलाइज़र लगाते हैं और फिर बिल्कुल भूल जाते हैं कि उसको उतारना भी होता है। आप कोशिश किया करें कि अगर आपको इमोबलाइज़र लगाया जाए, तो आप दिन में एक दफ़ा गर्दन को इसको खोल के गर्दन को थोड़ा मूवमेंट हल्की सी करके, ताकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो वो बहाल रहे और आपकी ब्लड की सप्लाई ख़राब ना हो, और खून की रवानी ख़राब ना हो। फ़िज़िकल थेरेपी इसके अंदर मस्ट है। अगर आप फ़िज़ियोथेरेपी करेक्ट फ़िज़िकल थेरेपी करवा लें और करेक्ट एक्सरसाइज़ेस कर लें, तो आपकी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बिल्कुल ठीक हो सकती है। इंजेक्शंस इसके अंदर, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर फ़िज़िकल थेरेपी से आपको फ़र्क ना पड़ रहा हो, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स हैं लास्ट पे आपके पास, और जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो फिर सर्जरी का ऑप्शन बच जाता है। सो सबसे बड़ा जो कॉज़िटिव एजेंट है, जो आपको डिस्क बल्जेस या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम्स काज़ करता है, वो आपका गलत तरीके से बैठना है। अगर आप इस पोजीशन में या इस पोजीशन में ज़्यादा रहते हैं और आपका पोस्चर गलत रहता है, तो आप तैयार रहें कि आपके डिस्क के प्रॉब्लम्स, आपके मसल्स के प्रॉब्लम और आपकी नेक पेन जो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, किसी भी दिन आ सकती है। अगर आपकी एज यंग है, कुछ नहीं होगा अभी आपको, कुछ दिनों में कुछ लोगों को हो जाता है। मोस्टली यंग पेशेंट्स आजकल तो वैसे कॉमन हो गए हैं, क्योंकि जब से मोबाइल का यूसेज और लैपटॉप का यूसेज बढ़ा है, तब से जो है हमारे नेक की पेन्स के साइंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, तो चांसेस होते हैं कि बहुत ही आप बेयर कर सकते हैं, बट तैयार रहें कि आपको ओल्ड एज के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसका सोल्यूशन क्या है? आपने अपने पोस्चर को ठीक करना है। अब इसका क्या करते हैं लोग कि पोस्चर बेल्ट हम खरीद लेते हैं और यहाँ पे हम बेल्ट बांध लेंगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बेटर ये है कि आप अपने पोस्चर को वैसे ठीक रखें और इसकी आदत बनाएं। अगर आपने और डिटेल में देखना है, तो आपने मेरे चैनल के ऊपर सर्च करना है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बताया है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए आपने घर पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।